Hello guys, welcome back to my channel Professor Barkha Verma. Today we will discuss question number 8 of BCA 01, that is Business Communication and Entrepreneurship. Question number 8 is write short notes on any two of the following. We will discuss all of the following points, but you have to, in the question paper, you have to write only the 2 points. You have to discuss only 2 points. So first point is two-way channel for transmitting ideas. यानी कि चैनल क्या होता है? चैनल वो मीडियम जिसके थ्रू आप अपने आइडियाज़ को, कोई भी एक सेंडर अपने आइडियाज़ को दूसरे रिसीवर तक, जिस तक आप बात पहुंचाना चाहते हैं उस तक पहुंचाते हैं. सपोज़ आप टेलीफोन पर बात करते हैं, तो आप सेंडर हैं, आप बात कर रहे हैं और आपके बात सामने वाला सुन रहा है, तो यानी वो रिसीवर है. आप अपने आइडियाज़ को जिस मीडियम के थ्रू, आप अपने आइडियाज़ को, अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी बातों को जिस मीडियम के थ्रू दूसरे रिसीवर तक पहुंचाते हैं, दैट इज़ चैनल. उस मीडियम को हम चैनल कहते हैं. अब चैनल कोई टेलीफोन हो सकता है, आपका इंटरनेट हो सकता है, मैसेजेस हो सकते हैं, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, आपकी मीटिंग्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो सभी मीडियम जिसमें एक टू वे कम्युनिकेशन का स्कोप है. यानी कि आप अपनी बात भी कह सकते हैं और देन उसका रिस्पॉन्स भी आप सामने से ले सकते हैं. तो वही होता है टू वे कम्युनिकेशन. टू वे मीन्स कि पहले आप अपनी बात भेजेंगे, देन उनका रिस्पॉन्स, उनका फीडबैक भी आप तक आएगा. तो ये टू वे हो गया ना, पहले आपने भेजा देन उन्होंने भेजा. तो इसी को हम टू वे चैनल या टू वे चैनल वही होता है जैसे जिस पर हम दो तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं. यानी कि आप अपनी बात भी भेज सकते हैं और सामने वाले की सुन भी सकते हैं. तो टू वे कम्युनिकेशन वही होता है जहाँ पर आप अपने आइडियाज़ को इनकोड करके सामने वाले तक पहुँचा सकते हैं, देन आप उनकी बातों को सुन भी सकते हैं, उनका फीडबैक, उनका रिस्पॉन्स ले सकते हैं. सो टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होता है कि पहले जो आपका जो आइडिया है वो सेंडर से रिसीवर तक जाता है, एंड देन रिसीवर का जो रिस्पॉन्स है वो सेंडर तक आता है. तो इससे बहुत सारी चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं. सबसे पहला होता है इंश्योरिंग स्मूथ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन. यानी कि टू वे कम्युनिकेशन से आपको ये इंश्योर हो जाता है कि जो आपने बात सामने वाले तक कही है वो उन तक सही तरीके से पहुंच गई है. एक स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बनता है, स्मूथ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि आप जल्दी अपनी बातें उन तक पहुंचा सकते हैं, देन उनका फीडबैक भी ले सकते हैं. प्रोवाइडिंग एक्नॉलेजमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्शंस. जैसे अब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे तरीके के काम होते हैं. आप ऑर्डर्स देते भी हैं, लेते भी हैं, असाइन करते हैं रोल्स एंड आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टास्क जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको असाइन करते हैं ना, उनको डायरेक्शंस देते हैं, आपको इस तरीके से काम करना है, आपको इस तरीके से काम करना है. प्रॉपरली वो काम एक प्रॉपर ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो, ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आपका जो कम्युनिकेशन है वो टू वे है. यानी अगर आपने उन्हें कोई काम कहा और उन्हें कुछ समझ नहीं आया, तो देन ही कैन क्लेरिफाई द क्वेश्चंस फ्रॉम हिज सुपीरियर्स. अगर ऐसा हो कि सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो, आपने उन्हें कह दिया बट सपोज उन्हें समझ ही नहीं आया, देन आप रिपोर्टिंग के टाइम पर गए तो उन्होंने कहा मुझे तो समझ ही नहीं आया था, तो फिर वो काम अब हुआ ही नहीं. तो इसलिए टू वे कम्युनिकेशन ज़रूरी है, बिकॉज इट अलाउज द एम्प्लॉयज़ टू क्लेरिफाई क्वेश्चंस फ्रॉम सुपीरियर्स एंड देन कैन एग्जीक्यूट द वर्क प्रॉपरली. अपने काम को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी आपको डायरेक्शंस मिली हैं उस तरीके से काम करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन हो. यानी कि इस चैनल के मीडियम से थ्रू, ऐसे चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन हो जिसमें टू वे, यानी कि टू वे का स्कोप हो, यानी कि आप भी बात कर सकें एंड सामने वाला भी अपनी बात आपसे कह सके. इट एनकरेजेस द सजेशंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़. जहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन होता है वहाँ आप अपनी बात भी रख सकते हैं. सपोज़ आपके सुपीरियर्स ने आपको कोई भी टास्क असाइन किया है, आपको उसमें कहीं प्रॉब्लम है या आप अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप अपना सजेशन भी वहाँ पर दे सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं. अपने सजेशंस देने से आपको भी ऐसा फील होगा कि नहीं, मेरा जो आप अपनी जो कंप्लेंट्स हैं, आपका जो इंटरेस्ट एरिया है, आप क्या फील करते हैं, आपकी क्या ओपिनियंस है, ये सब कुछ आप अपने सजेशन सब कुछ सुपीरियर्स को बता सकते हैं ना, ताकि वो सही मेजर्स ले सके. और आपके अंदर भी जब आपके मुताबिक काम होगा, आपके सजेशंस को भी इंपॉर्टेंस मिलेगी, तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा. और डेफिनेटली जहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन होता है वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग का लेवल भी बहुत कम हो जाता है. यानी कि मिस इंटरप्रिटेशन के, यानी कि सपोज़ आपके सुपीरियर ने आपको कोई काम असाइन किया और आपने उसे गलत समझ लिया, तो आपने मिस इंटरप्रेट किया. अगर आप वापस से उसको
कंफर्म कर लेंगे तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी का लेवल बढ़ जाएगा और मिस इंटरप्रिटेशन यानी जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से, वो लेवल भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो टू वे कम्युनिकेशन या टू वे चैनल के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं बिजनेस को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, इसे सभी को अडॉप्ट करना चाहिए। एंड देन गुडविल। अब गुडविल क्या होता है? वैसे तो अकाउंटेंसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गुडविल क्या होता है। एक इनटेंजिबल एसेट है जिसको आप देख नहीं सकते। सपोज़ इसको एग्जांपल से देखते हैं कि आप किसी ब्रांडेड शोरूम में जाते हैं, सपोज़ आप पीटर इंग्लैंड में जा रहे हैं या आप कैंटाबिल में जा रहे हैं, तो वहाँ पर ऑलरेडी जो शर्ट्स के जो भी ड्रेसेस होती हैं उनके प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उतनी ज़्यादा कॉस्टिंग लगी है। वहाँ पर वो लोग आपसे आपकी अपनी प्रेस्टीज का, यानी कि वो जो उन्होंने ब्रांड बनाया है, इतना बड़ा वो ब्रांड बना है, वो उस चीज़ के लिए आपसे कॉस्ट करते हैं। अगर आप कोई सपोज़ एक ऑर्गेनाइजेशन है, ABC लिमिटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वैल्यू है, यानी कि उनके पास असेट्स में से लायबिलिटीज़, यानी कि उनके पास जो टोटल उनका अमाउंट है वो 10 करोड़ है, ठीक है। अब जब उनकी कंपनी सेल होती है तो वो 15 करोड़ की होती है। वो क्यों? क्योंकि 5 करोड़ उनके गुडविल के, यानी कि वो जो उन्होंने मार्केट में अपना कंज्यूमर बेस बनाया है, अपनी ब्रांड इमेज बनाई है, इतनी पॉजिटिव ब्रांड इमेज कि लोग उनके ब्रांड के नाम से ही उनका सामान बिक जाता है, तो उस बात की भी तो एक वैल्यू होती है ना। सो दैट इज़ गुडविल। जब आपका परचेज प्राइस आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के नेट अमाउंट से ज़्यादा होता है, यानी मैंने अभी आपको बताया कि टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटीज़ करके उस कंपनी की वैल्यू 10 करोड़ आ रही थी, बट सामने वाली कंपनी ने उसे 15 करोड़ का खरीदा। वो क्यों? क्योंकि उनकी 5 करोड़ की गुडविल उन्होंने लगाई। तो गुडविल को एस्टिमेट करना बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, बट गुडविल तभी बनती है जब आपकी मार्केट में नाम होता है, आपकी ब्रांड इमेज होती है, आपका कंज्यूमर बेस बहुत अच्छा होता है, तो तभी गुडविल बन पाती है। सो एक इनटेंजिबल एसेट है जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे आप देख नहीं सकते, ओनली आप महसूस कर सकते हैं। इट इज़ नॉट क्वान्टिफिएबल। आप बहुत ज़्यादा, जैसे आपका दिमाग कितना तेज़ चलता है, इस बात को आप नई टर्म्स में, क्या किलो में नापोगे, लीटर्स में नापोगे? नहीं नाप सकते ना। तो सेम इसी तरीके से गुडविल को भी हम किसी टर्म्स में नहीं नाप सकते, इसका सिर्फ एक एस्टिमेट लगाया जाता है जिसको हम मनी के टर्म्स में सामने वाले को पे कर देते हैं। सो दैट इज़ गुडविल। नाउ इज़ DPR, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट के लिए कोई प्लानिंग होती है, उसको डिज़ाइन करते हैं, देन एक रिपोर्ट तैयार होती है। आफ्टर प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग अ रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड। उस रिपोर्ट में क्या होता है? ये मेंशन होता है कि आगे ये काम किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, किस तरीके से आगे काम किया जाएगा। आपने सपोज़ पूरी प्लानिंग कर ली, पूरी डिज़ाइनिंग, अब आप एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि नाउ दिस वर्क इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड इन दिस मैनर। अब आप किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट होगा, किस तरीके से उस काम को, ऑपरेशनल प्रोसेस को किया जाएगा, ये सभी जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होती है। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कौन किस काम को करेगा, किसका क्या रोल होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ। अगर वहाँ पर कोई किसी तरीके का सेफ्टी मेज़र लेना ज़रूरी है उस काम में, तो उन सेफ्टी मेज़र्स के साथ हर एक पॉइंट को हाईलाइट किया जाता है। यानी कि इट डिपिक्ट अ व्यू पॉइंट, प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट दिखाता है कि जब ये काम वाकई में किया जाएगा अब, तो किस तरीके से किया जाएगा। जो भी वहाँ पर फंड्स की रिक्वायरमेंट है, जो भी रिस्क वहाँ पर हो सकता है, किसी की जान का रिस्क हो सकता है या किसी भी तरीके का कोई रिस्क हो सकता है, और वहाँ पर किस किस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके के स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट है, वो सभी चीज़ें डिटेल्ड में इस रिपोर्ट में मेंशन होती है। सो DPR, व्हाट इंक्लूड्स DPR? It includes a brief report, brief information about the project, experience and skills of person involved in promotion of the project। यानी कि जिस भी तरीके के एक्सपीरियंस और स्किल्ड लोग आपको चाहिए उस काम को करने के लिए, उन लोगों के बारे में मेंशन होता है। आपको उस प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग कहाँ से मिली है, कितना फाइनेंस चाहिए, कहाँ से फंड्स आपने अरेंज किया, ये सभी गवर्नमेंट अप्रूवल्स, और आपका जो उस प्रोजेक्ट में रॉ मटेरियल होगा, ये सभी एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इस रिपोर्ट में सब कुछ होता है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने आइडिया को वाकई में एक रियलिटी में कन्वर्ट कर सको। अगर आप बहुत ज़्यादा अनसिंक्रोनाइज, यानी कि आपका काम प्लान है, आपने प्लान कर लिया, फिर आपने डिज़ाइन कर लिया, अब उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे, तो ये सब
सब चीज़ें गलत होती है तो इसके लिए एक प्रॉपर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि फाइनली अब हम इस काम को इस तरीके से करने जा रहे हैं. सो दैट इज़ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें एक प्रोजेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है. देन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. वैसे तो आप सभी को पता होगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखो तो जैसे आप अपने पार्टनर से ही एक्सपेक्ट करते हो ना कि हाँ हमारे बीच में इस तरीके की कोई अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसी तरीके से आपका जो बिजनेस है वो भी ये एक्सपेक्ट करता है कि जो भी आपके वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, आपका जो आईटी का जो डिपार्टमेंट है, उन सभी के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. यानी कि ऐसा नहीं है सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, कंपनी में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं. आपके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक सिंक्रोनाइज्ड, एक लिंक्ड वे में काम होना चाहिए कि अगर ये काम अभी नहीं हो पा रहा है तो देन मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँ, तब उनका काम आएगा तो मैं अपने आप इस काम को कंप्लीट कर लूँगा. यानी कि आपके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, यानी आप बिना कहे एक दूसरे की बात को समझ पाएँ कि नहीं मैं अपना काम एटलीस्ट कंप्लीट करके रखूँ, उसे ब्लेम करने से अच्छा जब उन्हें करना होगा वो अपना काम कंप्लीट करके दे देंगे, और इवन आप उनकी जहाँ तक हेल्प कर सके आप उनकी हेल्प भी करेंगे. तो यही तो होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दैट व्हेन टू पीपल कम्युनिकेट जस्ट बाय रीडिंग ईच अदर माइंड. जब आप जस्ट दूसरे के माइंड को पढ़ करके बिना कहे आप उनकी बात समझ जाते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक सिंपैथी होती है सामने वाले के लिए. तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम होना चाहिए कि जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं वो एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की एक फीलिंग रखें कि हमें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करने हैं, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना है और सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करना है. तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल और एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करने के लिए. नेक्स्ट इज एनकोडिंग द आइडिया. सपोज़ आपके माइंड में कोई आइडिया आता है, थॉट आता है, तो आप पहले उसे एनकोड करते हो, यानी शब्दों में उतारते हो किसी सिंबल के रूप में. आप देन उसको सामने वाले तक पहुंचाते हो. आपके माइंड में क्या चल रहा है, एकदम थॉट प्रोसेस में जो चल रहा है वो आप सामने वाले तक नहीं समझ पाता ना. सामने वाला आपको उसे या तो कहकर बताना पड़ता है या आप अपने एक्सप्रेशन से बताते हो. तो आप उसको क्या करते हो, आप उसको एनकोड करते हो, यानी एक मैसेज के रूप में उसको एनकोड करते हो या किसी सिंबल या एक्सप्रेशन के रूप में एनकोड करते हो. देन आप सामने वाले तक उसे ट्रांसफ़र करते हो. सो द प्रोसेस ऑफ टर्निंग थॉट्स in the communication thoughts into the words or you can say into the symbols. और जब आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं देन आप उसको सेंड करते हैं किसी चैनल के थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू, चाहे वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो, इंटरनेट पर हो, मैसेजेस पर हो. बट जिस भी तरीके से आप अपने आइडियाज़ को, सिम्बल्स, अपने आइडियाज़ को ट्रांसलेट कर देते हैं वर्ड्स में या मैसेजेस में, देन आप सामने वाले तक पहुंचाते हैं. सो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एनकोडिंग. आप अपने थॉट प्रोसेस को, अपने आइडियाज़ को कन्वर्ट करते हैं, यानी कि एनकोड करते हैं उस आइडिया को, और देन सामने वाली पार्टी तक अपना आइडिया बताते हो कि दिस इज़ माय आइडिया, नाउ यू कैन वर्क ऑन दिस. सो दिस इज़ द एनकोडिंग ऑफ द आइडिया. और आपके आइडिया को सुनने के बाद सामने वाला उसे डिकोड करता है, यानी कि वो भी उस वर्ड्स को अपने माइंड में थॉट प्रोसेस तक ले जाता है, देन दोबारा से एनकोड करके फीडबैक देता है. सो ये एक पूरी कम्युनिकेशन की साइकिल होती है जिसका फर्स्ट स्टेप होता है एनकोडिंग. सबसे पहले आप अपने आइडिया को एनकोड करते हो, देन सामने वाले तक पहुंचाते हो. सो दीज आर दी 4 पॉइंट्स. अगर आपको इसमें किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, एंड अपने सजेशंस देना, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.